हेलो बच्चों, माई सेल्फ के घर। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन शॉट काइनेमेटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फैक्टर्स विच कॉज मोशन। उन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करना है। कौन से होते हैं वो फैक्टर? आप सब जानते हैं। फोर्स, फोर्स है जिसकी वजह से मोशन किसी बॉडी का चेंज होता है। इस चैप्टर में हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, इन सभी पैरामीटर की जो मोशन पैरामीटर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद सम फ्यू पैरामीटर्स। तो पहली जो हमारे पास टर्म है वो है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। कब किसी बॉडी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है? हम किसी बॉडी को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं व्हेन इट कवर्ड अ डिस्टेंस विच इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब वो बॉडी अपने साइज के कंपैरेटिवली लार्ज डिस्टेंस कवर कर लेती है तब उसे पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं एक बॉल को एक बिल्डिंग के टॉप से फेंकते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। कार मूविंग बिटवीन टू सिटीज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट माना जाता है। बट ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जब एक कार दूसरे को क्रॉस करेगी तब कार का साइज भी क्वेश्चन में दिया होगा, उस इंस्टेंट पे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर पाते। फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोज अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है मैं फटाफट से रीड आउट कर देता हूं। डिस्टेंस क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ, दो पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? स्ट्रेट लाइन पाथ हमारे पास हो सकता है। फिर अगर हम देखें डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। ये डिपेंड करेगा अगर आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जा रहे हैं, आप सर्कुलर पाथ से जाएंगे तो अलग डिस्टेंस होगा, आप कर्व से जाएंगे अलग डिस्टेंस होगा, आप दो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे अलग डिस्टेंस होगा। तो ये पाथ पे डिपेंड करता है। वेयर एज जो डिस्प्लेसमेंट है ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से दिया जाता है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हमेशा हमारे पास क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, क्योंकि वो हमारे पास वेक्टर है तो उसके ऊपर वेक्टर सम के रूल्स लगेंगे। एसआई यूनिट दोनों की सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। इसका मतलब क्या है? वंस द बॉडी स्टार्ट मूविंग, मैंने एक स्टेप आगे लिया फिर एक स्टेप पीछे लिया तो टोटल हो गए दो। डिस्टेंस हो गया दो स्टेप की लेंथ के बराबर, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। आगे गया वापस आ गया। तो डिस्टेंस कैन इंक्रीज, डिस्टेंस ओनली इंक्रीज बट डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक्सप्रेशन। ये है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर गौर से देखना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समटाइम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो ऐसी ही ट्रिक्स उसमें बच्चों को फंसा लेती हैं। वो कहता है डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड वर्ड नहीं लिखा होता और बच्चा कहता हाँ हमने पढ़ाया था। नहीं बेटा, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हम डिस्टेंस को मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। बट वो बात अलग है कि कुछ क्वेश्चंस में हम सीधा सीधा कह देते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। फिर हमारे पास है कब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड्स बराबर होंगी। कब डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा? जब बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करती रहेगी, वन डायमेंशनल मोशन में एक ही डायरेक्शन में मूव करती जा रही है, तब तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहेगा। तो ये हमारे पास याद रखना है आपको। फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड, क्योंकि ये वन शॉट है, ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर सकते, बट वेरी फ्यू क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये वेक्टर में भी हमने देखा था,
अगर आपने वेक्टर की वीडियो नहीं देखी है, वन शॉट वीडियो, तो वो जरूर देखिएगा। वेक्टर में भी हमने देखा था, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ए टू बी, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, राइट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और दोनों की लेंथ कितनी है, सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर एफ माइनस आर आई, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, उसकी मैग्नीट्यूड, जब स्पेशली दोनों की लेंथ बराबर हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2r साइन थीटा बाय 2। ये हमने पढ़ा था। अगर हमारे पास r1 वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस बी है और दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम लिख सकते हैं जो r1 होता है ये होता है 2a साइन थीटा बाय 2, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अगर आपको ये नहीं पता है तो यू मस्ट वॉच वन शॉट वेक्टर वीडियो, ओके, ये आप यहां पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम वेक्टर की हेल्प से बड़ी आसानी से कर लेते हैं। वैसे तो बच्चे कोशिश करते हैं कि पाइथागोरस लगा लें, जब वो 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम होती है तो जनरली पाइथागोरस से सॉल्व हो जाती है, बट जब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम आती है, इसमें ये वर्टिकली भी अपवर्ड गया है, तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 मीटर नॉर्थ, पहले वो नॉर्थ की तरफ गया 6 मीटर, ओके, तो हम लिखेंगे S1, S1 को हम लिखते हैं नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप। देन 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट, 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट, हम इसको लिखेंगे S2, S2 क्या है, 8 मीटर टूवर्ड ईस्ट। एंड देन 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड वो होता है आउट ऑफ द प्लेन, इस प्लेन से बाहर, इस प्लेन से बाहर हमें कंसिडर करना है, वो क्या होगा, 10 मीटर, तो उसको आप कंसिडर कर लेंगे 10 के कैप। हमारे पास आ गया है जे कैप, आई कैप, के कैप। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन सब का वेक्टर सम। ये भी हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो ये वेक्टर की एप्लीकेशन है, और ये भी हमने वेक्टर चैप्टर में डिस्कस किया है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 जे कैप, 8 आई कैप प्लस 10 के कैप। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आप आसानी से देख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 10 रूट 2। तो ए शुड बी द आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन हो, या फिर हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ वाले कोई भी 2 डायमेंशनल क्वेश्चन हो कि नॉर्थ में इतना, ईस्ट में इतना, नॉर्थ ईस्ट में इतना, वो सारे क्वेश्चन आप वेक्टर की हेल्प से बड़ी आसानी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। स्पीड क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। 2 टाइप की हम लोग डिस्कस करते हैं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी की स्पीड क्या है। पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो 1 सेकंड नहीं है, आधा सेकंड नहीं है, जितना छोटा टाइम इंटरवल हम ले पाए उसे हम क्या कह देते हैं, इंस्टेंट कह देते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारे पास ds बाई dt से डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फिर है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। ये भी 2 टाइप की है। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी आप आसानी से लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला होता है जो जनरली बुक्स में नहीं लिखा होता, ये आप जो बच्चे +2 कर चुके हैं वो रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो आसानी से समझ पाएंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपने ये एवरेज का फॉर्मूला लिखा होगा, बट बच्चों ये फॉर्मूला सभी जगह वैलिड है। हमें जिस चीज की एवरेज निकालनी है, अगर हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसकी इंटीग्रेशन नीचे कर दें,
तो हमेशा ये हमारे पास एवरेज आ सकता है। अगर आप गौर से देखें तो VDT क्या होता है, अगर आप गौर से देखें कैलकुलस में आपने पढ़ा है, ये हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम की इंटीग्रेशन हमें क्या बताती है, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। सिर्फ देखने का नजरिया है, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो देख के आपको लगा पता नहीं क्या है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है हमारे पास स्पीड की तरह किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी। खास बात क्या है, खास बात यह है इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलवेज। ये हमेशा होता है, किसी इंस्टेंट पे अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखेंगे, जो मैग्नीट्यूड है वो उस इंस्टेंट पे स्पीड बताएगी, और जो डायरेक्शन है अगर हम वो साथ में लगा देते हैं तो वो बन जाती है वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसीलिए जब वो क्वेश्चन में कहता है t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी फाइंड करो, t इक्वल टू 3 पे फाइंड करो, हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं। इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड, डायरेक्शन हमें क्लियरली पता होती है कि वो किस तरफ जा रहा है। ओके, अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें यह भी है कि एवरेज जो स्पीड है वो हमेशा लेस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वो भी इन्हीं पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप गौर से देख सकते हैं। Velocity is a vector while speed is scalar same as displacement. Velocity is constant, speed will also constant. ये देखिए, ये कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट। हाउएवर द कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी में और मे नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन में चेंज। अगर हमारे पास कोई एक बॉडी कर्व के ऊपर जा रही है, वो अपनी मैग्नीट्यूड सेम रख रही है, बट डायरेक्शन अगर उसकी बदलती जा रही है, अगर डायरेक्शन बदलती जा रही है तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी बदल रही है। तो यहां पर हम इसे कंसीडर करेंगे। फिर वही डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज इट इज वेक्टर, बट स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड नेगेटिव नहीं होती। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये से वही आ गया, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज गिवन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, बट एवरेज स्पीड डज नॉट मीन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। कब? जब वो अपना पाथ चेंज ना करे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहे। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड, ये वही बात आ गई। एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर कब होगी? व्हेन इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर वो चलता रहेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम तो सेम है ही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये थे कुछ इनके बीच के डिफरेंसेस और हम कह सकते हैं सिमिलैरिटीज। फिर आप लिख सकते हैं दोनों के यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L(t-1). वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए ये यूनिट्स मीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर पर आर है। यहां पर ये कन्वर्जन भी बच्चों आपको पता होनी चाहिए। 10 किलोमीटर पर आर, सॉरी 1 किलोमीटर पर आर किसके बराबर होगा? 1000 मीटर। आवर्स क्या होता है? 3600 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं ये आएगा 10/36 मीटर पर सेकेंड। तो आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू रिमेंबर 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इन न्यूमेरिकल मोस्टली दिस वैल्यू इज यूज्ड। इन न्यूमेरिकल्स मोस्टली दिस वैल्यू इज यूज्ड। ओके, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ओके, ये कन्वर्जन फैक्टर आप याद रखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए यहां लगा देता हूं
कि भाई ये वैल्यू हमें याद रखनी है। कन्वर्जन फैक्टर न्यूमेरिकल्स में काफी यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये हमने वेक्टर में भी डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आपने PYQ सीरीज की वेक्टर जो हमारे पास चैप्टर के प्रीवियस 20 इयर्स क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पर भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। क्या कहता है, पार्टिकल इज मूविंग सच दैट इट्स पोजीशन कोऑर्डिनेट्स 2,3 एट t इक्वल टू 0, 6, 7 एट t इक्वल टू 2, 13, 14 एट t इक्वल टू 5। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कहता है t0 पे 2,3 पे था, फिर ये चला गया कहीं 6,7 पे, फिर ये चला गया कहीं 13,14 पे। अब हमें चाहिए t0 टू t5 एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डायरेक्ट जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है उसकी लेंथ होती है। और ये अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखेंगे आप, 13 माइनस 2 आई कैप प्लस 14 माइनस 3 जे कैप। तो ये 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, ये हमारे पास बन गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो आप इसे डिवाइड कर दें, 11i 11j डिवाइड बाय 5, 11i 11j डिवाइड बाय 5। क्लियर बात। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11/5 कॉमन आ गया है, यहां पर बचेगा आई कैप प्लस जे कैप। तो आंसर शुड बी डी। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है ये, कुछ हमारे पास दो स्टैंडर्ड केसेस आपने पढ़े होंगे, हम यहां पर 3 केसेस की बात करेंगे। 2 स्टैंडर्ड केसेस हैं कि भाई अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, ये इसकी टोटल ट्रिप है, इसको ये कुछ सेगमेंट्स में कवर करती है। कुछ पार्ट के लिए ये v1 स्पीड से चलती है, कुछ पार्ट के लिए v2, कुछ पार्ट के लिए v3 और रिमेनिंग पार्ट के लिए v4। इस तरीके से डिफरेंट कांस्टेंट वेलोसिटीज के साथ ये अपना जो जर्नी है, जो ट्रिप है, उसे कंप्लीट करती है। तो कहता है व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स v1, v2, vn फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स t1, t2, tn, देन एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ गया है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ गया है, मान लो v1 के लिए, कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट की लेंथ v1 t1, नेक्स्ट सेगमेंट की v2 t2, नेक्स्ट सेगमेंट की v3 t3, इस तरीके से हो जाएंगी। तो हमने टोटल डिस्टेंस लिख दिया v1 t1, v2 t2, vn tn डिवाइड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस tn। तो ये हमारे पास हो गई है एवरेज स्पीड। स्पेशल केस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेशल केस, अगर ये सारे इंटरवल्स सेम हो, इफ ऑल टाइम इंटरवल्स आर सेम, पहले वो 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए, सारे इंटरवल अगर सेम हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस एवरेज स्पीड इज सिंपली द मीन ऑफ ऑल द स्पीड्स। जितनी स्पीड्स हैं सबका मीन ले लेंगे। ज्यादातर जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उसमें आते हैं 2 केस। ये आपके पास देखिए, मैंने क्वेश्चन आपको दिखा रखा है यहां पर, मैन वॉक्स विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम and with velocity v2 for the remaining half. The motion in the straight line in one direction. Find average velocity and average speed. Find average velocity and average speed. तो क्या आ जाएगा, ये आप आसानी से देख सकते हैं, ये आ जाएगा v1 प्लस v2/2। जितने इंटरवल्स हैं उससे डिवाइड कर देना। यहां पर 2 इंटरवल है तो 2 से डिवाइड करेंगे, काम खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको ये याद हो, काफी टाइम आप कंपटीशन में बचा सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट केस है, when particle moves with velocities again v1 v2 up to vn for different distances d1 d2 up to dn। छोटी ये वाली लेंथ v1 से, छोटी ये वाली लेंथ v2 से, ये वाली लेंथ v3 से, इस तरीके से चल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2। अब अगर हमने डिस्टेंस को लिखा था d1 को v1 v2, तो t1 को क्या लिखा जा सकता है, d1 बाय v1। t1 को क्या लिखा जा सकता है, d1 बाय v1। तो यहां पर हमने टाइम को लिख दिया है d1 बाय v1, d2 बाय v2, dn बाय vn। गेटिंग माय पॉइंट। स्पेशल केस, अगेन स्पेशल केस, शॉर्ट ट्रिक जिसे हम कहते हैं, इफ डिस्टेंसेस आर सेम। अगर डिस्टेंसेस सेम है बेटा, सारे बराबर, 5 किलो, पहले 5 किलोमीटर सेम स्पीड से, अगले 5 किलोमीटर सेम स्पीड से, अगले 5 किलोमीटर फिर अलग स्पीड से, सॉरी पहले 5 किलोमीटर v1 से, अगले 5 किलोमीटर v2 से, अगले 5 किलोमीटर v3 से, ओके, कांस्टेंट स्पीड के साथ बट सेम सेगमेंट। तो एवरेज स्पीड हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रहती है, n डिवाइड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय vn। जितने भी सेगमेंट हो सबको आप इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। यू विल गेट योर आंसर इन फ्यू सेकेंड्स, ओके। इसमें भी अगर हम देखें, मैं इसके बाद अपलोड करने वाला हूं PYQ सीरीज की काइनेमेटिक्स की बेटा। काइनेमेटिक्स के लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चन, वहां पर आप देखेंगे 20 सालों में 3-4 बार सिर्फ यही फॉर्मूला पूछ लिया गया है। सर ये क्यों पूछा, ऊपर वाला क्यों नहीं पूछा? ऊपर वाला जो फॉर्मूला है बच्चा गैस कर पाता है। अगर मैं आपको कहूं कि एक 30 है, एक 60 है, एवरेज बताओ, तो जिनको फॉर्मूला नहीं पता वो बच्चे क्या गैस करेंगे, 30 प्लस 60 बाय 2, तो वो तो सही हो जाएगा अगर टाइम वाला आ गया। तो क्वेश्चन पेपर में, कंपटीशन में आपको जनरली क्या पूछा जाता है, ये, और ये v1 प्लस v2 बाय 2 के बराबर नहीं होता। तो आपका आंसर, अगर कोई बच्चे को नहीं पता और वो गेस कर रहा है पेपर में, तो वो गलत मार्क कर देगा। इसी वजह से ये वाला फॉर्मूला कंपटीशन में ज्यादा बार पूछा गया है। बात समझ गए? कंपटीशन में क्या पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कि अगर बच्चे को पता है तो वो सही मार्क करे, अदरवाइज चांसेस पूरे हो कि वो तुक्का मारे तो वो गलत हो जाए। बात समझ गए? तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें 2 सेगमेंट हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, एक में स्पीड v1, एक में स्पीड v2। तो इस तरीके से वो चलता है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड। अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ कार ऑफ द होल जर्नी। एवरेज स्पीड, अब बच्चा क्या गैस कर सकता है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता 20 प्लस 30 बाय 2 करेगा 25, ऑप्शन में है। बच्चा बोले बड़ा आसान क्वेश्चन था, मजा आ गया, बट बाद में पता चलता है रे बाबू ये तो गलत कर दिया रे, नंबर +4 की जगह पर -1 हो गए हैं। तो यहां पर गौर से देखेंगे, ये कह रहा है ए से बी गया, ए से बी कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड देन रिटर्न बैक एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, एट स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी से वापस आया, तो क्या सेम रहा, ए से बी में भी वही डिस्टेंस है और बी से ए में भी वही डिस्टेंस है। इधर गया वापिस आया, यहां से आप दुकान पे गए, दुकान से वापिस आए, सेम पाथ फॉलो करते हुए, तो क्या सेम रह गया, दोनों पाथ की लेंथ सेम रह गई है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो कितना होगा बेटा, ये 2 इंटू 20 इंटू 30 डिवाइड बाय, मुझे लगता है सभी बच्चे मास्टर होंगे कैलकुलेशन में, फटाफट से इसे कैलकुलेटर कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें,
तो ये हमारे पास है 40 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो ये आपके पास 24। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर 25 ही तो मार आया था, तो 24 पास वाला है। बट आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे दोनों पास पास वाले दिए हैं, तो 24 होगा कि 25, ये आप तभी मार्क कर पाएंगे जब आप एग्जैक्टली सॉल्व कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। नेक्स्ट जो थर्ड फॉर्म है, ये कहीं कहीं लिखी हुई मिलती है, ये बहुत कम जगह पर, बहुत कम बुक्स में देखने को मिलता है कि लिखा हुआ हो, ये सिर्फ क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है। तो क्या है ये फॉर्मूला भी याद रखना है। कहता है कि पहले हमने देखा इक्वल टाइम के लिए, बाद में हमने देखा इक्वल लेंथ के लिए। यहां पर एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें वो कहता है कि 1/nth जर्नी इस स्पीड से, रिमेनिंग उस स्पीड से, यानी कि 1/3 दे सकता है, 3/4 दे सकता है, 1/4 दे सकता है, 2/5 दे सकता है, कि वो इस स्पीड से किया है और बाकी उस स्पीड से। तो इसको कैसे करते हैं गौर से देखेंगे बेटा। क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक? शॉर्ट ट्रिक को दो तरीके से लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? एवरेज स्पीड को लिखा जा सकता है, गौर से देखिए, 1/, अगर आप गौर से देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/nv1 प्लस n-1 n/v2। ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गौर से देखना है कैसे लिखा है मैंने ये। आप गौर से देखिए, ये जो हमारे पास 1/n है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1/nv1, इसको भी एज इट इज रखा और नीचे v2 लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर जैसा हमने लास्ट फॉर्मूला दिखा था, v1 v2 का प्रोडक्ट है, v1 v2 का प्रोडक्ट है, और साथ में ये जो है n-1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहां क्या बचा था 1। अगर ये 2 होता तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते? v2 से। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में रह जाएगा, v1 v2 डिवाइड बाय, जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n1 - 1 इंटू v1, 1 इंटू v2, तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट हमारे पास बन जाता है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करिए बेटा, फटाफट से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से आंसर सॉल्व करिए, फिर देखिएगा बेटा, तभी मजा आएगा, तभी फील आएगी। ओके, पॉज करिए वीडियो को। कर लिया बेटा सबने? देखिए जरा, कहता है 2/5 पार्ट विद स्पीड 60 एंड 2/5 पार्ट विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड द रिमेनिंग विद 60 मीटर पर सेकेंड। 2/5 विद 10, रिमेनिंग कितना बचा, बच कितना गया? अगर मान लो ये टोटल डी है, ये 2/5 का मतलब ये कितना हो जाएगा 2/5d, तो रिमेनिंग कितना होगा 3/5d। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे फाइंड करते हैं ये? टोटल डिस्टेंस कितना है d, ये वाला कवर कर लिया, तो बाकी कितना बचा 3/5d। जैसे ही आपने ये लिख लिया, इसके बाद फटाफट से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, आपको कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, और क्या बचेगा स्पीड 10 60। नीचे क्या लिखेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, 3 इंटू 10, 2 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, 2 इंटू 60। क्या बचने वाला है, ये है 50 इंटू 60, नीचे है 150, कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बचेगा 20 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप एक क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक क्विज अटेम्प्ट करिएगा, वहां से पता चलेगा हम कितना अच्छा कर रहे हैं। ओके, नीट के लिए हमारा ये जो काइनेमेटिक्स है ये प्रिपेयर हो गया है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर अगर आपको उस क्विज में से कोई डाउट आता है या कोई आपकी जनरल क्वेरी है, तो वो आप वहां पर पोस्ट
कर सकते हैं। और इस वन शॉट वीडियो की जिस पे मैं ये कर रहा हूं, इसकी पीडीएफ भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड देख ली, वेलोसिटी। अब क्या आता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? ये भी दो तरीके का है हमारे पास। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हम कह सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। लिखने का तरीका वही है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो एक वेक्टर टर्म हमें लेना है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, गौर से देखिए यहां पर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जितना स्मॉल इंटरवल हो सकता है उतना हम कंसीडर कर लेंगे। उस टाइम इंटरवल में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को लिखने के और भी तरीके हैं। एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv by dt और v dv by ds, और commonly we write it as v dv by dx. Commonly we write it as v dv by dx. Okay, dv by dt और v dv by dx दोनों तरीके से इसे लिखा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि कभी आप भी इस क्वेश्चन में फंसे हैं। क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इन 10 seconds its velocity changes to 5 meter per second toward north. 5 meter per second toward north. The average acceleration in this time. आप देख सकते हैं जेई एडवांस का क्वेश्चन है, क्योंकि उसी में इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते थे। और जो नीट है हमारे पास, जो जेई मेन है, वो उनके पुराने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते रहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं, आप लोग भी फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, कुछ सेकंड्स लीजिए, 10 to 20 सेकंड, सॉल्व करिए एंड फिर से वीडियो को रिज्यूम करिए। क्या होगा? कर लिया। एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है? नॉर्थ को हम लिखते हैं जे कैप, ईस्ट को आई कैप। ये है 5 जे कैप, ईस्ट क्या है? 5 आई कैप। ईस्ट क्या है हमारे पास? 5 आई कैप। ये है एक्सेलरेशन वेक्टर। कितने टाइम में? ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम करना था, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 10। तो ये बच गया 1/2 जे कैप, 1/2 आई कैप एक्सेलरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? मैग्नीट्यूड कितनी होगी? मैग्नीट्यूड होगी √1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। सब जानते हैं ये क्या आने वाला है, रूट टाइम्स 1/2, विच कैन बी रिटन एज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मुझे नहीं लगता आप में से कोई इसकी मैग्नीट्यूड में गलती करेगा। आप आसानी से इसकी मैग्नीट्यूड को लिख पाएंगे 1/√2 मीटर पर सेकेंड। बट कमाल की बात यह है, दो ऑप्शन है जिसमें 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्या होगी? ज्यादातर बच्चे मार्क कर देते हैं नॉर्थ ईस्ट दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट होगा। बट अगर आप एक्सेलरेशन को देखें, इसको गौर से देखें, इसको ड्रॉ करें, तो ये क्या है? 1/2 माइनस आई की तरफ, 1/2 माइनस आई कैप, 1/2 जे की तरफ, 1/2 जे कैप की तरफ। तो रिजल्ट इनका नेट किधर है? इस तरफ। ये क्या है? नॉर्थ। ये क्या है? वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट। सी आंसर इस क्वेश्चन में बन जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? नोट कर लीजिए। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट चल पड़ा है। वेलोसिटी, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है
ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, जर्नल की बात करते हैं पहले। जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, जैसा भी हो, हम सभी केसेस में लगा सकते हैं, बट प्रेफर तब करते हैं जब वेरिएबल हो। कांस्टेंट के लिए तो हमें अलग से इक्वेशंस मालूम है, तो क्या होगा इस केस में, v dx by dt है, ये होता है हमारे पास। और जब हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम उसका इन्वर्स कर देते हैं, इंटीग्रेशन आ जाएगी। जब a लिखना है dv by dt, और जब हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन ऑफ a dt। फिर हमारे पास ये भी एक स्पेशल फॉर्मूला रहता है, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी, इन जनरल वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम लिख देते हैं v dv by dx। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर बाय 2। अगर हम देखेंगे इनिशियल एंड फाइनल पुट करेंगे, v स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2, जो हमारा फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो इसी कैलकुलस की इक्वेशन से डिराइव किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, ट्राई करिए ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं ये भी नीट का क्वेश्चन है। टू कार्स एक P and Q, two cars P and Q start from a point at the same time in the straight line and their positions are represented by XP and XQ. At what time do the cars have same velocity? कब इनकी वेलोसिटी बराबर होगी, ये आपको देखना है। कब होगी वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं पहले। डिफरेंशिएट करिए जरा, डिफरेंशिएट कर दीजिए। a t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। फिर आप v q फाइंड करेंगे dx q बाय dt, तो ये क्या हो जाएगा, f t का डिफरेंशिएशन 1 t स्क्वायर का 2t। ये हमारे पास हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2bt, और ये हो जाएगा f माइनस 2t, f माइनस 2t। तो t की टर्म को एक साइड ले आएंगे, 2b प्लस 2, t की साइड को टर्म्स को एक साइड ले आए, दूसरी साइड हो जाएगा f माइनस a। तो t कितना आ जाएगा, f माइनस a डिवाइड बाय 2b प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। गौर से देखिए, 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो डी ऑप्शन हमारे पास मैच करता है। बहुत आसान, सिर्फ x को हमें डिफरेंशिएट करना है। इसको देखिए जरा क्वेश्चन को क्या कहता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, where a and b are constants, the distance traveled by it between 1 and 2 seconds। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, गौर से देखिए, डिस्टेंस, जैसे ही डिस्टेंस आया हमारे दिमाग की बत्ती जगनी चाहती। इन जनरल जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में, हमारे दिमाग का बल्ब जगना चाहिए, बत्ती जगनी चाहिए। हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है, हमें फाइंड करना है क्या वेलोसिटी कहां पर जीरो हो रही है। बट आप लकी हैं, इस वाले क्वेश्चन में बच्चे लकी थे, स्टूडेंट लकी थे जिन्होंने ये पेपर दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसमें ऐसा कोई भी टाइम इंटरवल नहीं है जब वेलोसिटी जीरो हो, कोई भी नहीं है। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, dx को लिख देंगे v dt। अब इसे 1 से 2 तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पर ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। डायरेक्शन कहां चेंज करता है, जहां पर वेलोसिटी जीरो होती है। अगर ये इधर जा रहा है, पहले रुकेगा वन डायमेंशनल मोशन में, फिर वापस आना शुरू होगा, तो वेलोसिटी जीरो हमें क्रूशियल पॉइंट होता है जो हमें फाइंड करना है। बट अगर हमारे पास नहीं है तो हम लकी हैं, डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या आएगी, v की इंटीग्रेशन a, t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, b t स्क्वायर की t क्यूब बाय 3। सिंपली आपको 1 से 2 लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट कर देंगे। 2 लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर बाय 2, b 2 क्यूब बाय 3 माइनस
1 लिमिट पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर बाय 2, बी 1 का क्यूब बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 8 बाय 3b माइनस a बाय 2 माइनस b बाय 3। अगर आप गौर से देखें तो ये 3a बाय 2 प्लस 7 बाय 3b आंसर हमारे पास बनना चाहिए। तो ये क्या बन रहा है, ए ऑप्शन। क्या बन रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, नोट कर लेंगे इसे। जब आपने ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख लिया, जब आपने ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देख लिया है, तो आप ग्राफ्स कैसे रह सकते हैं, ग्राफ्स के बिना हमारा काइनेमेटिक्स कैसे पूरा होगा। ग्राफ्स में देखिए, ग्राफ में सबसे पहले स्लोप, स्लोप हमें क्या बताती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट। अगर हमारे पास ये कोई डिस्प्लेसमेंट कर्व है, तो किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है, किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी स्लोप हमें क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। अगर दो, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें वो कहता है एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। तो एवरेज वेलोसिटी जिन दो इंस्टेंट के बीच में फाइंड करनी होती है, उस लाइन ज्वाइनिंग की जो स्लोप होगी, सिंपली आप बहुत सिंपली समझ सकते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द टाइम बिटवीन दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स। तो इन दोनों की रेशियो क्या बताएगी, एवरेज वेलोसिटी। और वो कौन बताएगा, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कॉर्ड, उसकी स्लोप हमें बता देगी। वहीं अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, उसका टेंजेंट, सॉरी उस पे किसी पॉइंट का टेंजेंट की स्लोप हमें क्या बताएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर अगर वहां पर हम गौर से देखें कि अगर ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, दो इंस्टेंट के बीच में अगर हम कर्व देखें, तो वो हमें क्या बताएगी, एवरेज एक्सेलरेशन। क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। दो इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी देखी, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी, ये हमें टाइम बताएगा। तो डायरेक्ट जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसकी स्लोप हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताएगी। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी डाला हुआ है क्विज में। अगर आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा, आप चीजों को और अच्छे से देख पाएंगे। तो क्विज जरूर अटेम्प्ट करिएगा बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया। स्लोप हमें पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है। एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, बच्चे कहते हैं वेलोसिटी। अरे नहीं, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। शेडेड एरिया, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। इस बात को याद रखना है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो इसका एरिया क्या देगा, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी हमें डिस्टेंस दे सकता है। कब, जब हम सभी एरियाज का क्या लें, मॉड लें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर सभी एरियाज का मॉड ले लें तो वो हमें डिस्टेंस दे सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है। तो सिंपल एरिया का सम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मॉडुलस का सम करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। गौर से देखिए। फिर ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं आपके लिए। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, सिंपली डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, बॉडी की पोजीशन सेम रहेगी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ है तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर ये स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ होती तो हम इसको बोलते नेगेटिव वेलोसिटी। बट है दोनों केस में कांस्टेंट अगर स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नीचे की तरफ ड्रॉ किया होता तो ये नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। गेटिंग माय पॉइंट।
मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये कनकेव अपवर्ड होगा, ये याद रखना है। मैंने यहां पर भी देखिए ड्रॉ किया है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास कनकेव अपवर्ड होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन के केस में ये हमारे पास नीचे की तरफ होता है। आपको पता है रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो, स्पीड कम हो रही हो, बट यहां पर वैसा कुछ नहीं है। यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। पहले अगर वेलोसिटी के ऑपोजिट है, यहां पर समझिए, यहां पर वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है, स्लोइंग डाउन। यहां पर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो इसकी स्पीड बढ़ रही है। यहां पर क्या था? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पहले वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो ये स्लोइंग डाउन है। बाद में क्या है बेटा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ये स्पीडिंग अप है। ये बात समझ में आई? जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, स्पीड बढ़ेगी, जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड कम होगी। तो वही ग्राफ है यहां पर। अगर हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये डाउनवर्ड। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो ये थे हमारे पास इस कुछ ग्राफ्स। ये देखिए बेटा, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन भी आपको कंपटीशन में मिल जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of a moving particle is shown below. The instantaneous velocity of the particle is negative. कहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी? गौर से देखिए, यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि अगर स्लोप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव है। मैं अक्सर बच्चों को यह कहता हूं कि भाई यहां पर अगर ऐसे है, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से, तो ये राइजिंग है, अगर ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ उतर रहा हो, नीचे की तरफ उतर रहा हो तो वो क्या है? नेगेटिव। तो यहां पर डी पे अगर आप देखेंगे तो नियरली जीरो है, ई पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्लोप आप देख सकते हैं ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, यानी कि नेगेटिव होगी। तो आपको मिल गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहां होगी? ई पॉइंट के ऊपर होगी। एफ पे फिर से क्या हो गई? पॉजिटिव। गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वेश्चन देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फाइंड करना है। मैं आपको पहले ही कह रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सभी एरियाज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। अगर आप फर्स्ट एरिया का देखें, इसका एरिया कितना होगा? A1, इसका A2, इसका A3। A1 क्या है? ये है 4, ये साइड 4, ये साइड 2, 4 इंटू 2 8। A2 क्या है? A2 के लिए ये साइड कितनी है? 2, और ये साइड कितनी है? 2, तो A2 के लिए क्या है? 2 इंटू 2 4, बट ये क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो हम इसको क्या मार्क कर लेते हैं? नेगेटिव मार्क कर लेते हैं। A3 क्या होगा? A3 के लिए ये 2 है, ये वाली साइड, और ये 2 है, तो 2 इंटू 2 +4 आ जाएगा। ओके, अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, तो क्या होगा? 8 - 4 + 4 8। और अगर आप बेटा डिस्टेंस चाहते हैं तो 8 प्लस मॉडुलस ऑफ -4 प्लस मॉडुलस ऑफ 4, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 16। तो डिस्प्लेसमेंट है 8 और डिस्टेंस है 16। गेटिंग माई पॉइंट? नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? ये ऑलमोस्ट सबको पता है, v = u + at, v² - u² = 2as, s = ut + ½ at²,
ये दो इक्वेशंस मैंने आप लोगों के लिए अलग से लिखी हैं बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली में क्या मिसिंग है, जब आप इक्वेशन में देखेंगे एस नहीं है तो आप पहली लगा देंगे, टी नहीं है दूसरी लगा देंगे, वी नहीं है तीसरी लगा देंगे। बट जब हमारे पास ए नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं, और जब आपके पास यू नहीं है तब आप ये इक्वेशन लगा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहीं और से मैंने ड्राइव की है, ये जो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों में से अगर आप u को एलिमिनेट कर दें तो ये बनेगा, अगर आप a को एलिमिनेट कर दें तो ये इक्वेशन बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप ये दोनों इक्वेशन भी याद रख सकते हैं, आपका टाइम बच सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि ये यहीं से बने हैं। जिस क्वेश्चन में ये अकेली इक्वेशन काम करेगी वहां आपको ये दो लगानी पड़ेगी, तो आपका थोड़ा टाइम बच सकता है। फिर ये होती है nth सेकंड में, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। हर एक टर्म आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, v क्या है, वेलोसिटी, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं अगर आप 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं। 1 डायमेंशन में हम सिर्फ एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरी को नेगेटिव लेके काम चला देते हैं, वेक्टर नहीं लिखते। बट अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल या फिर 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है तो आपको ये वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे वेक्टर है बेटा। v स्क्वायर को लिखा जा सकता है v डॉट वी, ए एस को a डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट को s वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर। यहां पर भी हमारे पास उसी तरीके से सारे डिस्प्लेसमेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो आपको नोट करनी है वो ये है कि ये जो हमारे पास u प्लस वी बाई टू है, इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो u प्लस वी बाई टू क्या कहलाता है, वेक्टर सम बाई टू क्या कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी। ये 2 डायमेंशनल में भी वैलिड है। क्वेश्चन देखेंगे इनके ऊपर बेस्ड। अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट चेंजेस, देखिए 2008 में आया हुआ है, ओके, जेई मेन में या नीट में किसी में आया हुआ है। इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड while passing through a distance 135 मीटर इन t सेकेंड्स। आ गया वही क्वेश्चन, देखिए सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लगाया है। u कितना है 10, v कितना है 20, s कितना है 135 और t हमें फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? आप या तो 2 इक्वेशंस लगा सकते हैं, पहले v u s से a फाइंड करिए, फिर आप s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से t फाइंड करिए, या फिर v इक्वल टू u प्लस एटी से t फाइंड करिए। और आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, u प्लस वी बाई टू इंटू टी, 135 10 प्लस 20 बाई टू टी, तो t कितना आ गया 270 बाई 30, सिंपली 9 सेकेंड। आप देख सकते हैं जितने टाइम में आप आधा क्वेश्चन करेंगे, यानी कि किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा बाय ओनली 1 इक्वेशन। तो इट इज टाइम सेविंग टू रिमेंबर द इक्वेशन 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, क्योंकि काइनेमेटिक के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे हैं। एक लेक्चर, ये वन शॉट, एक या 2 घंटे की जो वीडियो है, दिस इज नॉट सफिशिएंट। महीनों तक काइनेमेटिक चलता है जब आपको +1 में कराया जाता है, ठीक है। बट यहां पर मैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस जरूर कवर करूंगा जिसके ऊपर बेस्ड जनरली कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन देखे जाते हैं, मोस्टली देखे जाते हैं। पहला है स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रॉब्लम। इसमें कहता है कि एक कार अगर u स्पीड से जा रही है तो वो ब्रेक लगाने पे ऐसे डिस्टेंस पे रुक जाती है। अगर वही कार n टाइम्स u स्पीड से जा रही हो, ध्यान रखना है n इज नॉट इंटीजर, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता था, ये 2/3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। अगर वो n टाइम्स u से जा रही है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाता है n स्क्वायर टाइम्स s। सॉरी, ये मुझे लगता है वीडियो रुक गई है 1 सेकेंड के लिए। तो बेटा वी वर टॉकिंग कि जो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, उनमें से पहला केस है कि अगर हमारे पास कोई कार u स्पीड से जा रही है, s डिस्टेंस में रुक जाती है जब हम ब्रेक लगाते हैं, तो अगर वो कार nu स्पीड से जा रही है
तो वो कितने डिस्टेंस में रुकेगी, n स्क्वायर टाइम्स s में रुक जाएगी। क्लियर है? कुछ स्टैंडर्ड केसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए जरा ये क्वेश्चन, कार इज मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड, पहले स्पीड कितनी थी 40, बाद में कितनी है 80। एक चीज आप याद रखेंगे, कैसे, एक चीज यहां पर याद रखेंगे, S1 कितना है 2 मीटर, S2 हमें निकालना है। तो जो हमारे पास S2 होगा वो n स्क्वायर टाइम्स S1 है। n स्क्वायर क्या है, ये सिंपली U2 बाई U1 है। ये 1 से छोटा 1 से बड़ा कैसा भी हो सकता है, हमेशा आपको क्या करना है U2 बाय U1। तो ये क्या आएगा 80 बाय 40 इंटू 2, तो इस केस में ये आ जाएगा 8 मीटर। तो इस केस में तो ये इंटीजर आया n, 2 आया, उसका स्क्वायर कर दिया, यू विल गेट योर आंसर। बट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी एन इंटीजर, इट मे बी अ फ्रैक्शन 1/3 1/4 कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस क्या है, गौर से देखिए। नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस है, इफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन कंसेक्टिव सेकंड्स इज 8। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, तो अगर हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेकंड की बात करें, 4th सेकंड में, 5th में, 6th में, जो डिस्टेंसेस कवर्ड होंगे उनका जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, a के। फॉर एग्जांपल tth सेकंड में s, t प्लस 1th में s प्लस a, t प्लस 2th में यानी कि t प्लस सेकंड में ये क्या हो जाएगा s प्लस 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है बेटा। ये एक क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ था, बट मुझे वो स्टेटमेंट पूरी नहीं मिली तो मैंने लिख दी है। अ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन covers 18 मीटर, 20 मीटर, 22 मीटर in consecutive 3 seconds। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता, ये आपको शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंथी फॉर यू। आप ट्राई कर सकते हैं, ये काफी लेंथी हो जाएगा आपके लिए, बट अगर आपको याद है कि भाई कंसेक्टिव सेकंड्स में जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं वो कितने होते हैं, s, s प्लस a, s प्लस 2a। तो ये कितना है 18 मीटर, ये 20 मीटर और ये 22 मीटर। तो a कितना आ गया 20 माइनस 18, a के बराबर 2 के बराबर। आप देख सकते हैं यही चीज आप रिलेट कर सकते हैं वर्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन में। अगर आपने कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी तो हर एक कंसेक्टिव सेकंड में उसमें जो डिस्टेंस होगा वो जा तो g प्लस होगा, जब नीचे आएगी तो g प्लस होगा, ऊपर जाएगी तो g माइनस होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड केस नंबर 3। अगर कोई बॉडी A पॉइंट को U स्पीड से क्रॉस करती है और B पॉइंट को V स्पीड से, तो उनके मिड पॉइंट को किस स्पीड से क्रॉस करेगी। वेलोसिटी एट B इज V। मिड पॉइंट को कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी, मिड पॉइंट को कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी, √v² प्लस u² बाय 2। मिड पॉइंट को कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी, ये आपको याद रखना है। ये भी एक स्टैंडर्ड केस है, डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने देखा है बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। स्टैंडर्ड केस है, क्या कहता है, अगर बॉडी रेस्ट से शुरू हुई, पहले ये बॉडी एक्सेलरेट करती है, कुछ स्पीड अटेन करेगी, जैसे ही एक्सेलरेट होगी स्पीड बढ़ती जाएगी, फिर ये डी एक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है, यानी कि स्पीड कम होना शुरू होती है। तो जब तक ये एक्सेलरेट हो रही है स्पीड बढ़ रही है, इसके बाद स्पीड कम हो रही है, तो ये वाली स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड। अगर आप ग्राफ देखें, पहले एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, पॉजिटिव स्लोप के साथ, बाद में क्या है, नेगेटिव स्लोप के साथ। तो दिस स्पीड इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड v0। अब जिस टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ है उसे कहा गया है t1, जिस टाइम के लिए ये डी एक्सेलरेट हुआ है उसे कहा गया है टाइम t2। t1 t2। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो इन दोनों की रेशो क्या होगी, इन दोनों की रेशो होती है टाइम फॉर विच इट एक्सेलरेट, ये एक्सेलरेशन का टाइम है, ये रिटार्डेशन का। ऊपर क्या है, रिटार्डेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है,
नीचे क्या है एक्सेलरेशन, ये क्या था अल्फा T1 के, बीटा T2 के। और यहां पर गौर से देखना है, मैंने रिटार्डेशन लिखते वक्त माइनस बीटा लिखा है, यानी कि बीटा की आपको सिर्फ क्या लिखनी है न्यूमेरिकल वैल्यू। बीटा की आपको क्या लिखनी है बेटा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। T1 प्लस T2 क्या है टोटल टाइम T। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाता है कि आप सिर्फ फाइंड करिए जिस टाइम के लिए ये एक्सेलरेट हुआ या जिस टाइम के लिए डी एक्सेलरेट हुआ, दोनों इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम। कैपिटल टी क्या है टोटल टाइम। डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या है हाफ अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर। अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा इनटू टी स्क्वायर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस विच इट एक्सेलरेट एंड रिटार्ड। जिस डिस्टेंस में ये एक्सेलरेट हुआ, ये वाली लेंथ बेटा, जिसमें ये एक्सेलरेट हुआ x1, जिसमें ये रिटार्ड हुआ वो है x2, इनकी रेशियो भी टाइम की रेशियो के प्रोपोर्शनल होगी और एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। x इज प्रोपोर्शनल टू t, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a यहां पर आ रहा है। क्लियर है। एवरेज वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट s हमने देख लिया, टोटल टाइम t है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। गेटिंग माय पॉइंट, नोट कर लेंगे। लास्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस है वो क्या कहता है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया है। क्या कहता है, अगर कोई बॉडी, कंडीशन क्या है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पहली कंडीशन क्या है u इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है इक्वल टाइम इंटरवल्स। इक्वल टाइम इंटरवल्स डेल्टा टी सभी का क्या होना चाहिए सेम। देन द रेशियोज कवर्ड फ्रॉम स्टार्ट, बीच में से कहीं से नहीं ले लेना। जो s प्लस ए वाला फॉर्मूला था वो तो आप कोई भी 3 कंसेक्टिव सेकंड्स ले लो, बट इस केस में जो हमें 1357 रेशियो लेनी है दिस इज फ्रॉम द स्टार्ट। t इक्वल टू 0 से ये जो रेशियो होगी वो क्या होगी 13579। क्वेश्चन देखिए, अब ये रेशियो सबको याद होती है, तो कंपटीशन वालों ने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। क्या कर दिया, पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स इज s1 एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड इज s2। गौर से देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर दिया इन्होंने, कहता है पहले 10 सेकंड में s1 है तो टोटल 20 सेकंड्स में कितना होगा। इसने क्या पूछ लिया, पहले 10 सेकंड में कितना है s1, तो अगले 10 सेकंड में क्या होगा 3s1, तो टोटल 20 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, टोटल 20 सेकंड्स में कितना हो जाएगा, आप सभी स्मार्ट हैं, क्या हो जाएगा 4s1। खत्म काम, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है कि भाई 1357 पहले 10 सेकंड में s1, अगले 10 सेकंड में 3s1, उसके बाद वाले 10 सेकंड में 5s1, तो हमसे पहले 20 पूछा गया है तो s1 प्लस s2 4s1 यहां पर आ जाएगा। बट गौर से देखिए यहाँ 3s1 भी ऑप्शन है, कई बार बच्चा वो 10 वाली फील्ड में 1357 में ही लगा जाता है। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसे। चलिए भी अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वर्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन। वर्टिकल मोशन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन हमने देखे, स्टैंडर्ड केसेस हमने देखे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, क्विज जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा, क्विज जरूर अटेम्प्ट करिएगा आप लोग। वर्टिकल 1 डायमेंशनल मोशन, अगर आप चाहें तो कुछ सेकंड्स का ब्रेक ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करें,
है ना, थोड़ा रिलैक्स करें और फिर इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 आवर कंटिन्यूसली हो चुका है आपको देखते हुए। चलिए, आई होप आपने एडवाइस मानी होगी, एक ब्रेक लिया होगा छोटा सा। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में। अब यहां पर एक तो बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है भाई, हॉरिजॉन्टल में 5 वेरिएबल थे, वी यू ए एस टी, यहां पर एक वेरिएबल कम हो गया है। कौन सा कम हो गया है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम हो गया है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, जी होता है। एक्सेलरेशन अब हमारे पास वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। कितना है, जी डाउनवर्ड। जी की वैल्यू क्या होती है, कई बार मैंने देखा है बच्चे जी की वैल्यू कोई माइनस और प्लस में लिखते रहते हैं। जी इज ऑलवेज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको प्लस माइनस लिखना है तो वो ए लिखना है। ए को आप माइनस जी पुट कर सकते हैं, ए को आप प्लस जी पुट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर साइन कन्वेंशन। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव, तो ये डाउनवर्ड है तो ए को क्या लिखेंगे, माइनस जी। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में ए को मैंने पुट कर दिया है माइनस जी। एस में भी देखिए ए को पुट कर दिया माइनस जी, इसमें भी मैंने क्या पुट कर दिया है, माइनस जी, और इस वाली इक्वेशन में भी क्या पुट कर दिया है, माइनस जी। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, लाइफ आसान हो जाएगी। जब मर्जी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव, कोई झंझट ही नहीं बचेगा साइन कन्वेंशन का। अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ है टर्म वो नेगेटिव, जो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, काम खत्म, कोई झंझट नहीं है, बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं भी फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ थ्रो की गई है। तो क्या होगा, बहुत बार आपने ऐसा किया होगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी ऐसा काम नहीं किया है ना, बहुत बार किया होगा। आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वो ऊपर जाएगी और वापस आएगी। तो उसी के ऊपर बेस्ड हमें कुछ स्टैंडर्ड बातें याद रखनी है। अगर ये इनिशियली यू स्पीड से थ्रो की गई है तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड क्या होती है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। फिर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट, ये ऊपर गया वापस नीचे आया, जो टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2u बाय g। फिर है एक बड़ी प्यारी लाइन, मैं बच्चों को अक्सर कहता हूं क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारे लॉज में ये एप्लीकेबल है, नेचर लव्स सिमेट्री। भाई आपने जैसी वेलोसिटी से फेंका, हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं ले रहे हैं, लॉस नहीं ले रहे हैं, एयर निगलेक्ट कर दी, जैसे आपने फेंका उतनी ही स्पीड से वो वापस आ जाएगी। टाइम ऑफ एसेंट, सॉरी रिटर्न बैक विद द सेम स्पीड, जितनी से गई थी उतनी से वापस आएगी। माइंड द वर्ड स्पीड, नॉट वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी नहीं है। क्यों, बिकॉज डायरेक्शन हैज चेंज्ड, पहले ऊपर थी अब नीचे की तरफ है। टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगा उतने टाइम में वापिस आ जाएगा, जितने टाइम में ऊपर गया उतने टाइम में वापिस आ जाएगा। स्पीड एट ए, ये एक मैं आपको यहां पर एस्पेक्ट समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए बेटा, गौर से देखिए इस पॉइंट को। यहां पर वो कहता है कि अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्नी के 2 पॉइंट देखें, कोई भी 2 पॉइंट, जरूरी नहीं इनिशियल, कोई भी 2 पॉइंट, तो जितनी स्पीड से वो ऊपर जा रहा होगा, जब वो वापिस आएगा तो उतनी स्पीड से नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही बी पे अगर वो V2 से ऊपर गया है तो जब वो वापिस आएगा तो स्पीड कितनी होगी, V2 ही होगी। समझ में आई बात, क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, गौर से देखिए, डिस्टेंस कवर्ड इन अच्छा सॉरी, एक और पॉइंट यहां पर देखिए, जितना टाइम उसको A to B ऊपर जाने में लगा, इस टाइम में ये ऊपर गया, उतने टाइम में ये B to A वापिस आएगा। जितने टाइम में ये A से B गया उतने टाइम में ये B से A नीचे की तरफ आएगा। बात समझ गए हैं, क्लियर है। तो यहां पर वही पॉइंट लिखा हुआ है,
डिस्टेंस कवर्ड, नोट कर लीजिए, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट टी सेकेंड्स ऑफ अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन को समटाइम वो लिख देता है ड्यूरिंग एसेंट, ऊपर जाने को बोलता है एसेंट, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड। मैंने अभी अभी आपको कहा अगर इस पोजीशन से हाईएस्ट पॉइंट जाने में इसको टी टाइम लगा अपवर्ड जाने में, तो डाउनवर्ड आने में भी यहां से यहां कितना लगेगा टी। तो अगर लास्ट टी सेकंड में जितना कवर किया है उतना वो फर्स्ट टी सेकंड में कवर करेगा। तो क्या हो जाएगा ये हाफ जी टी स्क्वायर। आप ऊपर जाने वाला शायद काफी बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते तो सर लास्ट टी सेकंड कैसे करेंगे, तो आपको एक इक्वेशन बताई गई थी वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, लास्ट टी सेकंड में डिस्टेंस कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसी थोड़ी वो इक्वेशन बताई हैं, वो यूजफुल है, आप यहां पर भी लगा सकते हैं। और आप रिटर्न में देख सकते हैं, रिटर्न के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो टी टाइम में कितना कवर करता है हाफ जी टी स्क्वायर। 1 सेकंड में, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेकंड में कितना होगा, लास्ट 1 सेकेंड और इनिशियल 1 सेकेंड में 5 मीटर, हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1, जी बाय 2, 5 मीटर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट ग्राफ दिए गए हैं, अपवर्ड मोशन के लिए ग्राफ दिए गए हैं। अगर बॉडी ऊपर की तरफ थ्रो की गई है तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे डाउनवर्ड माइनस जी। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी अपवर्ड पॉजिटिव, हाई, ये वेलोसिटी कम होती गई टाइम के साथ, v इक्वल टू u माइनस जी टी, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, टाइम कितना हो गया टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी, फिर वापस आएगी कितने टाइम पे 2a बाई जी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस u। स्पीड u है बट वेलोसिटी क्या है माइनस u, ऊपर और नीचे। गेटिंग माई पॉइंट। स्पीड के बारे में गौर से देखिए इस ग्राफ को, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नहीं। तो ये वाला ग्राफ यहां ऐसे बेंड हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बढ़ती जाएगी, तो ये ग्राफ यहां पर ऐसे बेंड हो गया। ये सिमेट्रिक है, थोड़ा सा ड्रॉ करते वक्त इधर उधर हो जाता है, ये दोनों ग्राफ क्या आएंगे सिमेट्रिक आएंगे। फिर है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट का कर्व क्या है यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला। तो ये क्या आ गया डाउनवर्ड पैराबोला, बात समझ रहे हैं। और फाइनली क्या हो गया है, पहले डिस्प्लेसमेंट 0 था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वही अगर ये डिस्टेंस का ग्राफ हो तो ये वाली जो कर्व है गौर से देखिए, ये वाली कर्व ये मिरर हो जाएगी इस तरीके से, ये वाली कर्व क्या हो जाएगी मिरर, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट तो पहले बढ़ा फिर कम होना शुरू हो गया, बट डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो इसी ग्राफ को हमने ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट, नोट कर लेंगे। ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको रिजल्ट ना पता हो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व कर ही ना पाए। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो ड्यूरिंग दिस जर्नी इट क्रॉसेस, यहां से पकड़ के एक बॉल को ऊपर फेंका गया और ये मैंने मार्क रख लिया, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस करेगा, फिर जब ये वापस आएगा फिर से इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो एक पर्टिकुलर हाइट को 2 बार क्रॉस करता है, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे आते समय। जब वो यहां से हमने टाइम मेजर करना शुरू किया है t0 से, यहां से उसने मोशन स्टार्ट किया, 2 सेकंड के बाद t1 टाइम के बाद वो यहां था, फिर घूम के आया, फिर t5 सेकंड पे ये यहां था, यानी कि t2 सेकंड पे यहां था। तो ये हमारे पास हाइट का फॉर्मूला है हाफ जी t1 t2। ये हम प्रोजेक्टाइल में भी लिखेंगे। ये सारे फॉर्मूलाज जो मैं आज बता रहा हूं ये 2 डायमेंशनल, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास वन शॉट काइनेमेटिक्स 2D,
उसमें भी ये सारे फॉर्मूलाज मैं रिलेट करके दिखाऊंगा कि प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला और वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन के फॉर्मूला कैसे आपस में कोरिलेट करते हैं। तो यहां पर ये तो हाइट का फॉर्मूला रहा, साथ में एक और कंसेप्ट यहां पर देखने को मिलता है। भाई हमने अभी अभी बात की थी सिमेट्री वाली, अगर ये ए से बी तक जाने के लिए T1 टाइम लेगा तो वापिस आने के लिए कितना लेगा? यहां से फर्दर भी तो T1 लेगा, यहां तक तो हो चुका T2 और फर्दर लेगा T1, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? T2 प्लस T1। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, सॉरी स्पेशल केस है, शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन की, काफी कम देखने को मिलता है क्वेश्चन, बट शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक भी ऐसा है कि हमने इस काइनेमेटिक क्वेश्चन को वर्क पर एनर्जी से सॉल्व कर दिया है। शॉर्ट ट्रिक भी ऐसी है कि काइनेमेटिक के क्वेश्चन को वर्क पर एनर्जी से सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं इसके बाद भी बताऊंगा। एक और क्वेश्चन है जिसको हम वर्क पर एनर्जी से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन बच्चों को पेन करता है, कम देखने को मिलता है, बट जब देखने को मिलता है तो बहुत सारे बच्चे काफी सारी इक्वेशन लगा के इसको लगे रहते हैं सॉल्व करने के लिए, बट सॉल्व नहीं कर पाते। क्या है, गौर से देखिए। कहता है कि एक बॉल थ्रो की गई है ग्राउंड से सच दैट इट कैन अटेन मैक्सिमम हाइट h। हमने यहां से एक बॉल थ्रो कर दी जो मैक्सिमम हाइट h अटेन कर सकती थी। कहते हैं फाइंड इट्स हाइट व्हेन स्पीड रिमेन्स 1/n टाइम्स ऑफ इनिशियल। जब स्पीड आधी रह जाए, 1/3 रह जाए, 1/4 रह जाए, तो हाइट कितनी होगी, ये आपको बताना है। करके देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। बट अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता होगी, एनर्जी कंजर्वेशन में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहते हैं जब आप इसको लगाते हैं। अगर आप +1 के स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आपको इस इक्वेशन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए, क्योंकि अभी आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क पर एनर्जी चैप्टर नहीं देखा है। बट अगर आप सिर्फ रिवीजन के लिए इसे देख रहे हैं और आप +2 कर चुके हैं, +1 कर चुके हैं, तब आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। बट आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रख लेना है। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आती है तब भी अच्छा, नहीं तो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लेना है। अब उसने कहा कि भाई हाफ स्पीड कहां रह जाएगी, तो आपको क्या करना है, कहां रह जाएगी मैक्सिमम हाइट, 1 माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे, जो इसका कोफिशिएंट है 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, क्या बच गया 3h/4। आंसर आ गया, खत्म काम, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। 2/3 कब रह जाएगी, 2/3 कब रह जाएगी, कब रह जाएगी, फटाफट से 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9, 5/9h पे रह जाएगी। कहां पर रह जाएगी, 5/9h पे रह जाएगी। कितने सेकंड लगेंगे, कुछ नहीं, लेस देन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये नहीं पता होगा तो आप पता नहीं कौन कौन सी इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, और पता नहीं आंसर आएगा भी कि नहीं आएगा। क्लियर है बेटा, गेटिंग माय पॉइंट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, 2005 का क्वेश्चन है। A ball is thrown vertically upward. It has speed 10 meter per second. When it has reached 1/2 of its, oh my God, मैंने सोल्यूशन यहाँ लिख कर ही दे दिया आपको। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने देख लिया तो बड़े स्मार्ट हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। कहता है it has reached 1/2 of its maximum height. How does ball rises? कितनी हाइट बॉल ने राइज की है, टोटल हाइट बतानी है, टोटल हाइट हमें बतानी है। ओके, कैसे करेंगे, ट्राई करिए। कर लिया है ट्राई। अगर आप गौर से देखें, कहता है जब ये हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट है, तो मान लो ये ऊपर h1 है तो नीचे भी क्या बची होगी, h1, हाफ, जितना ऊपर उतना नीचे। अब आप इसको भूल जाइए, नीचे वाले पार्ट को भूल जाइए। यहां से आपने एक बॉल को ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो h1 कितना होगा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, u²/2g, तो 10 का स्क्वायर बाय 2g, कितना बच गया 5 मीटर, कितना बच गया है 5 मीटर। तो ये h1 सिंपली किसके बराबर आ गया, 5 मीटर।
क्यों सोच में पड़ रहे हो कि कहां से फेंका होगा, यहां से हमने कोई फेंका होगा, यहां वेलोसिटी होगी, यहां से कंसीडर ही नहीं करना। इसके ऊपर वाला पार्ट देखो, इसको छिपा दो। ऊपर आपके पास यहां स्पीड है 10, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0, तो ये हाइट कितनी होगी 5। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो जितनी हाइट ऊपर है उतनी नीचे है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो गई 10 मीटर। देख रहे हैं ट्रिकी क्वेश्चन, फॉर्मूला वही लगना है यू स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट का, बट कैसे लगना है ट्रिक से। समझ गए, डायरेक्ट नहीं पूछता है, बहुत चालू है ये कंपटीशन वाले। गौर से देखिए नेक्स्ट, अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप। नेक्स्ट केस देख रहे हैं, सेकंड केस देख रहे हैं। अगर हम बॉल को टॉप से रिलीज कर दें, एक टावर है जिसकी हाइट h है, वहां से रिलीज कर दें, तो ये ग्राउंड पे कितनी स्पीड से पहुंचेगा और कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, ये आपको बताना है। कितने टाइम के बाद पहुंचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। T is equal to root 2h by g। h is the height of tower। स्पीड ऑफ स्ट्राइक, कितनी स्पीड से स्ट्राइक। अरे भाई ये फॉर्मूला बाप अरे बाप, पता नहीं कितनी जगह लगेगा वर्क पर एनर्जी में, इतने सारे क्वेश्चंस पे लगता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ दें, वो चाहे जैसे भी आए, वो आप वर्क पर एनर्जी में देख लेंगे। यहां पर अगर h हाइट से छोड़ दें तो जब वो वर्टिकल हाइट h कवर कर लेगा तो स्पीड हो जाएगी √2gh। मैंने इसीलिए इस पॉइंट को थोड़ा और जोर देने के लिए इंटरमीडिएट पॉइंट्स के बारे में बात की है। इंटरमीडिएट पॉइंट्स के बारे में अगर हम देखें, अगर हम h1 हाइट नीचे आ जाएं तो टाइम कितना लगेगा, कहां से, रेस्ट से। बीच में से स्टार्ट नहीं कर लेना है, स्टार्टिंग से देखना है, रेस्ट से। तो टाइम कितना लगेगा √2h1/g। जितनी हाइट फॉल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम। स्पीड कितनी होगी √2gh1, जितनी हाइट फॉल होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड होगी। क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब वही देखिए जो हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने स्टैंडर्ड केस देखा था, ट्रिक देखी थी, वही यहां पर भी है। क्या है बेटा, ये कहता है अगर हमने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल गई 0। एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट। तो रेस्ट से, जहां से टी वेलोसिटी 0 शुरू हुई है, वहां से अगर आप इंटरवल लेंगे तो डिस्टेंसेस कवर्ड किस रेशियो में होंगे, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड में, थर्ड में डिस्टेंसेस होंगे 1 3 5 7 की रेशियो में। टोटल लेंगे तो पहले का 1, इन दोनों को ऐड करो, पहले 2 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में इन तीनों को ऐड कर दो, पहले 4 सेकंड में, 4 सेकंड में इन चारों को ऐड कर दो 60। तो अगर हमसे पूछ लिया पहले 1 सेकंड में, 2 में, 3 में, 4 में, तो ये आएगा 1 4 9 16। अगर पूछ लिया फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो आएगा 1 3 5 7। इस चीज का ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन देखिए, इसी के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन है, क्वेश्चन आया हुआ है, बट ये जेई का क्वेश्चन होगा 1995 का, आप देख सकते हैं। और आज भी बहुत पॉपुलर है, कोई भी टेस्ट सीरीज आप देखते हैं किसी कंपटीशन की, तो बहुत बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर भी सोल्यूशन लिखा रह गया है, वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम from a tap 5 meter above ground, from a tap 5 meter above ground, third drop is leaving the instant first drop touches the ground। जैसे ही फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करेगी, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, थर्ड ड्रॉप टैप को लीव करेगी, थर्ड ड्रॉप टैप को लीव करेगी। हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप इज। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो है रेगुलर इंटरवल, यानी कि टाइम इंटरवल सेम है। एक बॉल एक ड्रॉप छोड़ी, जब दूसरी छोड़ी तो डेल्टा टी टाइम के बाद, जब तीसरी छोड़ेगी तब भी डेल्टा टी टाइम के बाद। तो अगर हम यहां पर देखें, फर्स्ट यहां है, थर्ड यहां है, तो सेकंड कहीं बीच में होगी। टाइम इंटरवल सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो और क्या चाहिए, जो डिस्टेंसेस कवर्ड होंगे वो किस रेशियो में होंगे 1 3 5 7। तो x प्लस 3x क्या हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों का इंटरवल सेम है। तो पहले t सेकंड में x, तो अगले t सेकंड में
3x। तो इसको चलते हुए कितने हो गए 2t, इसको चलते हुए t, तो पहले t में x, अगले t टाइम में कितना करेगी 3x। तो ये क्या हो गया है x प्लस 3x इज इक्वल टू 5। ये कितना हो गया है 5। तो x कितना हो गया है 5/4। तो सेकेंड ड्रॉप की हाइट कितनी है ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड हाइट कितनी है, हाइट है 3x, ये आएगा 15/4, 3.75 मीटर। इसका तो बच्चे रिजल्ट ही याद कर लेते हैं क्योंकि वेरिएशन ही नहीं आती है, सब जगह यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ज्यादातर बच्चे आंसर याद कर लेते हैं 3.75। और कमाल की बात है इसमें एक वेरिएशन आती है जिसमें 5 ड्रॉप है, उसमें भी थर्ड ड्रॉप की हाइट पूछी होती है, वो भी यही आती है 3.75। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, नेक्स्ट केस है बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड। पहले केस में नीचे से ऊपर फेंकी थी, दूसरे केस में छोड़ दी गई थी, तीसरे केस में ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, यू स्पीड से। तो अब अगर हमसे पूछा जाए तो कितनी स्पीड से ये स्ट्राइक करेगी, ये क्या है स्पीड ऑफ स्ट्राइक, कितनी स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगी। तो क्या होगा v² माइनस u², 2as। आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। फाइनल स्पीड नीचे की तरफ है तो मैंने लिख लिया -v²। इनिशियल स्पीड भी नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये हो जाएगा u² प्लस 2gh, और यही हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अगर हम किसी बॉल को नीचे की तरफ थ्रो कर दें तो ये हो जाता है √u² प्लस 2gh। टाइम भी कैसे आता है, टाइम कैसे आता है, v इक्वल टू u प्लस at है, नीचे की तरफ -v, नीचे की तरफ -u, नीचे की माइनस -g हमारे पास है। तो ये क्या बनेगा, गौर से देखिए, तो ये अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप इसमें ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट दिस रिजल्ट। बस आपको रीअरेंज करना है। गेटिंग माई पॉइंट। तो करना कुछ नहीं है, जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है सिर्फ उसमें साइन कन्वेंशन के साथ आपको UVS की वैल्यू पुट करनी है। देखिए बेटा केस 4, इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी। अब ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, ऊपर की तरफ थ्रो की गई है, तो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से वापस आएगी। इसमें भी अगर मैं गौर से देखूं, V नीचे की तरफ है, U ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे क्वेश्चन में जाके बच्चे को फील होता है कि एस क्या है, वो डिस्टेंस की तरह ट्रीट करता रहता है, बट यहां क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो अब अगर आप गौर से देखें तो वही एक्सप्रेशन आएगा। क्यों आएगा, अगर आप कंसेप्चुअली देखें, जितनी स्पीड से ये ऊपर गई है, नेचर है सिमेट्री का, सॉरी, जो हमारी नेचर है उसका जो बिहेवियर है वो सिमेट्रिकल है, तो जितनी स्पीड से जाएगी उतनी से वापस आएगी। तो ये देखिए, ये वाला केस कैसा हो गया, केस 4 जैसा हो गया, इससे पहले जो केस 3 था उसके जैसा हो गया। नीचे की तरफ u स्पीड से फेंक दी गई है, तो कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगी, √u² प्लस 2gh से। गेटिंग माई पॉइंट। टाइम कैसे देखेंगे भाई, पहले टाइम था v माइनस यू, यहां पर सेम नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाकर वापस आने में टाइम तो एक्स्ट्रा लगेगा ही। तो टाइम के लिए क्या करना है, वही इक्वेशन फिर से है, v इक्वल टू यू प्लस at। v डाउनवर्ड है -v, u अपवर्ड है u, a डाउनवर्ड है -g, टाइम t क्या हो जाएगा, gt इधर आ जाएगा, इधर जाके u प्लस क्या हो जाएगा, v, u प्लस v। तो क्या बन गया हमारे पास, गौर से देखिए, t बन गया है v प्लस u बाय g। गौर से देखेंगे बेटा और इसे आसानी से याद कर लेंगे। अब इसमें एक रिजल्ट आप देखने को मिलता है। अगर आप देखें, चाहे आपने बॉल को ऊपर फेंका चाहे नीचे,
दोनों केस में वेलोसिटी जिसके साथ ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है वो क्या रहती है, सेम। तो मैं इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह मैं कह सकता था, जो मैं कह रहा था कि वर्क पर एनर्जी में आप इसकी डेरिवेशन भी देखते हैं, प्रोजेक्टाइल में भी हम एक टावर पे खड़े होकर हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे, वहां पर भी वो ग्राउंड पे कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगी, √u² प्लस 2g। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है। अगर किसी बॉल को टावर पे खड़े होके हम किसी भी डायरेक्शन में u स्पीड से, सेम स्पीड से थ्रो करते हैं तो वो ग्राउंड पे सेम स्पीड से आएगी। सेम स्पीड, नॉट सेम वेलोसिटी, बिकॉज सभी केस में डायरेक्शन अलग अलग होगी। इन दोनों केस में तो डायरेक्शन सेम थी, इन दोनों केस में तो डायरेक्शन सेम थी, बट अगर आपने ऐसे फेंका या किसी एंगल पे फेंका तो डायरेक्शन बदल जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t=0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक हाई राइज प्लेटफॉर्म था, वहां से हमने एक बॉल को छोड़ दिया है t=0 पे, रेस्ट से छोड़ा है t=0 पे। आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल, 6 सेकेंड पे एक दूसरी बॉल को थ्रो किया गया है विद स्पीड v। पहली बॉल को छोड़ा गया, दूसरी को थ्रो किया गया, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है। 2 बॉल मीट एट t=18, दोनों मिलती हैं कहां पर, t18 पे दोनों मिलती हैं, दोनों नीचे की तरफ जा रही हैं, कितनी स्पीड से हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बट दोनों 18 पे मिलती हैं। तो दोनों की हाइट कवर्ड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो आप क्या लगा देंगे, S = ut प्लस हाफ at²। किसके लिए, किसके लिए, a के लिए। इसको हमने a लिख लिया है, इसको हम b लिख लेते हैं, a के लिए। अगर आप a के लिए देखें तो डाउनवर्ड हाइट कितनी है, -h, वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, g, टाइम कितना लगेगा, टाइम ये वाला जो होता है टाइम टेकन होता है बेटा, a से b तक जाने के कितना टाइम लगा, 0 से 18, तो टाइम कितना हो गया यहां पर 18 का स्क्वायर। तो h किसके बराबर आएगा, हाफ g 18 का स्क्वायर। क्लियर? b के लिए क्या होगा, b के लिए ut प्लस हाफ at²। ध्यान से देखिएगा यहां पर b के लिए भी नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, कितनी स्पीड से फेंका गया था, v से, किस तरफ, डाउनवर्ड, तो -v। टाइम कितना है, पहले में टाइम पुट करने में गलती नहीं होगी, दूसरे में हो जाती है। टाइम कितना है, 6 से 18, तो कितना टाइम लिया ट्रेवलिंग का, 12 सेकेंड्स। हाफ g नीचे की तरफ है, टाइम कितना है, 12 सेकेंड्स। अब अगर आप इसे अरेंज करते हैं तो ये बनेगा 12v -g/2, 12 का, सॉरी माइनस माइनस हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा h = 12v प्लस g/2, 12 का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। गेटिंग माई पॉइंट? दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए बच्चों, g/2, 12 का स्क्वायर, रीअरेंज करेंगे, 1/2 g कॉमन है। देखिए जरा कैलकुलेशन पार्ट को ध्यान से देखिए, 18 का स्क्वायर नहीं किया, 12 का स्क्वायर नहीं किया, यहां पर हम एडजस्ट कर रहे हैं 1/2, g की वैल्यू 10, a² - b², a + b, a - b, 12v। अगर आप गौर से देखें तो ये कट जाएगा, तो v कितना बचा, 300/4, दिस इज 75 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 75 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? ओके, तो बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड यू कैन कमेंट आल्सो। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बिंदास कमेंट करिए बेटा। ये हमने देख लिया था, ये देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है, जो हमारे पास लास्ट रिजल्ट है वो क्या कहता है,
कि अगर हम टावर से बॉडी को रिलीज करते हैं तो वो टाइम लेती है t1। टावर पे खड़े होकर बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, टावर पे खड़े होकर बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो वापस आती है ग्राउंड पे t2 टाइम में, और नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो वो वापस आती है t3 टाइम में। तो हमारे पास इनमें क्या रिलेशन होता है, t1 जिसके लिए ड्रॉप किया गया है, ये क्या है, ड्रॉपिंग केस, और ये थ्रो केस। तो दो थ्रो के केस हैं, दोनों के टाइम को मल्टीप्लाई करो, रूट ले लो, तो हमारे पास ड्रॉप का केस आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? तो ये थी हमारे पास वन शॉट रिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स 1D। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 डायमेंशनल जर्नल, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव वेलोसिटी कंबाइन देखेंगे 1D एंड 2D। Till then, thank you so much. Bye bye, beta. Don't forget to like, share, and subscribe. Enjoy. Thank you.